हेलो बच्चों। आज आपको पहले से ही बता दिया गया था कि 11 बजे से क्लास लूंगी, लेकिन अभी यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि 4 या 5 बच्चे ही प्रेजेंट हो पाए हैं। बाकी लोगों का कब कुछ पता नहीं है कहाँ है वो। लेकिन फिर भी अभी तक पता नहीं कब तक ऐसे बंद रहेगा, इसलिए क्लास तो ऐसी लेनी पड़ेगी और आप लोग को भी आना पड़ेगा। और स्कूल में नया चैप्टर शुरू किया हुआ था मैंने, स्वतंत्र भारत की राजनीति से, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था, वो भी पूरा नहीं हो पाया था।
और 2 दिन केवल क्लास चली थी और उसमें केवल 15-15 बच्चे ही प्रेजेंट हुए थे, इसलिए उस चैप्टर को मैं यहाँ फिर से शुरू करूंगी। और जो बच्चे अभी सुन पा रहे हैं वो अपना म्यूट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इधर आवाज आ रही है। जब आपको कुछ बोलना या पूछना होगा तो आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। तो मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं करती, 11:05 हो चुके हैं। वे जितने भी बच्चे आए हैं उनको मैं पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। और पहला चैप्टर था आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसमें आप लोग जो है भूमिका के बारे में अध्ययन कर चुके थे और नए राष्ट्र की चुनौतियों के बारे में भी अध्ययन कर चुके थे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ मैं फिर से थोड़ा सा पढ़ाना चाहूंगी दोबारा। जो बच्चे नहीं उपस्थित हो पाए थे स्कूल में वो फिर से इसे थोड़ा समझ लेंगे। पहला चैप्टर था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो आजाद हिंदुस्तान के शुरुआती सालों में देखा गया कि काफी चुनौतियां थी, और सबसे बड़ी चुनौती जो उसमें थी वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती थी। क्योंकि आजादी के बाद जो है, जो हमारा इतिहास है उस पर हम चर्चा करेंगे, अर्थात 1947 के बाद से हमारे देश में क्या क्या हुआ, इस पूरे किताब में उन्हीं सब चीजों की चर्चा की गई है कि किस तरह से राष्ट्र का निर्माण किया गया सफलतापूर्वक और कैसे उससे निपटा गया। आजादी तो मिली हमें, लेकिन बंटवारे के साथ मिली, क्योंकि बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई। लोग विस्थापित हुए, एक जगह से दूसरी जगह पे गए। इस घटना से ये देखा गया कि धर्मनिरपेक्षता पर आंच आने लगी। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये था कि जब ब्रिटिश इंडिया थी यहाँ पर, अर्थात ये कह लीजिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का भारत, उसे ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो वहां उस समय सभी लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर के रहते थे, काम करते थे, आपस में भाईचारा उनमें बना हुआ था। लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ वैसे ही लोग क्या हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इस तरह से देशी रियासतों को भी भारतीय संघ में शामिल करना था। देशी रियासतों का मतलब ये था कि भारत में राजा लोग बहुत थे, और वो राजा लोग क्या करते थे, उनकी अपनी रियासत चलती थी। जैसे मणिपुर में था, हैदराबाद में था, जूनागढ़ में था, जम्मू कश्मीर में था। तो ये राजा लोग क्या करते थे, अपनी शासन अपने क्षेत्रों में चलाते थे। उसके बाद से यहाँ पर देखा गया कि बहुत से धर्मों के लोग और बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले अलग अलग लोग भी थे, उनकी समस्या का भी समाधान करना था। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा कहाँ से कहाँ तक रहेगी, अर्थात भारत में जो भी राज्य बनेंगे उनकी सीमा रेखा कहाँ से कहाँ तक रहेगी। तो इन्हीं सब चुनौतियों का सामना करने के लिए अब इस अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, नए राष्ट्र की चुनौतियां। 1947 के मध्य रात्रि में, अर्थात 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में हिंदुस्तान आजाद हुआ था। और आजाद हिंदुस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने पहली बार संविधान सभा को संबोधित करते हुए, विशेष सत्र को संबोधित करते हुए ये कहा कि भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, अर्थात ट्विस्ट विद डेस्टिनी, मतलब बहुत लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद उन्हें जो है एक अच्छा अवसर मिला है कि जब वो अपने आप को क्या महसूस कर रहे हो, हर बाधाओं से मुक्त महसूस कर रहे हों। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। और आपने अक्सर इतिहास में पढ़ा भी होगा कि आजादी की बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, उसमें बहुत से धर्मों के मानने वाले लोगों ने अपनी आवाजें बुलंद की, सब लोग एक साथ काम करते थे। तो ये सारी चीजें जो है आजाद हिंदुस्तान के बाद की शुरुआत होती है। मतलब हम जो अध्ययन करेंगे वो 47 के बाद से करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर में, ये कह लीजिए इस पाठ में, उसी बात का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से लोगों ने आजाद कराया था भारत की। तो भारत में जितने लोग रहने वाले थे उन सब की आपस में एक सहमति थी, सभी अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे। तो सहमति इनकी दो बातों पर बनी कि किस तरह से हम जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो काम करेंगे। पहली बात तो इस बात की सहमति थी सब में कि देश
का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। अर्थात क्योंकि इसके पहले जब अंग्रेज थे तो लोकतंत्र नहीं था, सबको सब अधिकार नहीं मिले हुए थे, राजा लोग थे, उन्होंने भी अपनी प्रजा को कोई अधिकार नहीं दिया था। तो इसलिए सबने ये डिसाइड किया कि हमारा देश जब स्वतंत्र होगा तो उस समय हम क्या करेंगे कि आजादी के बाद अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करेंगे और सरकार जो है लोकतांत्रिक शासन के जरिए बनाया जाएगा। दूसरी बात यह कि सरकार जो काम करेगी वो सबकी भलाई के लिए करेगी। सबकी भलाई का अर्थ ये था कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी भाषाएं अलग अलग हो, धर्म अलग अलग हो, लेकिन उन सबको क्या होगा, एक नजरिए से देखा जाएगा। इस शासन में गरीब और कमजोर लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि 47 के आसपास भारत में देखा गया कि बहुत गरीबी थी। यहाँ पर लोग गरीबी से छुटकारा पाना चाहते थे। देश अब आजाद हो चुका था और अपने सपनों को साकार करने का समय लोगों का आ चुका था कि आजादी के बाद हमें क्या क्या करना है। यह कोई आसान काम नहीं था कि आजाद हिंदुस्तान के बाद जो काम करना था वो कोई आसान नहीं था। आजादी हमें किन परिस्थितियों में मिली वो आप सब जानते हैं। हिंदुस्तान जो है सन 1947 में जिन हालात में आजाद हुआ था, उस वक्त भारत में को छोड़ करके दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं था, देश नहीं था जो ऐसी परिस्थितियों में आजाद हुआ हो जैसे कौन हुआ था, भारत हुआ था। और ये भी देखा गया कि आजादी मिली तो हमें, लेकिन बंटवारे के साथ। बंटवारे के साथ का मतलब ये था कि जैसे ही 1947 की मध्य रात्रि को हमें आजादी मिली, वैसे ही उसका दो हिस्सा किया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो आजादी मिली हमें, लेकिन बंटवारे के साथ, ऐसा कहा जाता है। शायद उस वक्त कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था कि जो भारत की तरह आजाद हुआ हो और आजादी के बाद उसके दो हिस्से कर दिए गए हों। इसलिए देखा गया कि देश के बंटवारे के साथ ही क्या हुआ कि जैसे ये घोषणा की गई कि भारत और पाकिस्तान को दो हिस्से में बांट दिया गया है, वैसे ही क्या शुरू हो गई, हिंसा। 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का त्रासदी से भरा साल था। और यहाँ पर ये देखा गया कि बहुत से लोग जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यात्रा शुरू कर दी। अर्थात जैसे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लग गए। आजाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों की यात्रा शुरू करनी पड़ी। और आजादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है, अर्थात किस तरह से नए कार्य को किया जाए और किस तरह से अपने लक्ष्य को हासिल किया जाए। क्योंकि बंटवारा तो हो चुका था और बंटवारे के बाद जो है कुछ ऐसी चुनौतियां थी जिसे क्या करनी थी, हमारी सरकार को पूरी करनी थी। और उसी को पूरा करने के लिए सबसे पहले जो है 3 चुनौतियां मुख्य रूप से हमारे सामने आई। तो 3 चुनौतियां मुख्य तौर पे भारत के सामने किस तरह की थी। पहली चुनौती ये थी कि तत्कालीन एकता के सूत्र में बंधे ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। सारी विविधताओं का मतलब है, जैसे अभी हमने पहले भी कहा, कि यहाँ पर रहने वाले अनेक धर्मों और भाषाओं को मानने वाले लोग थे और उनके लिए एकता का सूत्र अर्थात उन सबको एक साथ बांध करके रखना, ये क्या था, अपने आप में बहुत कठिन काम था। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। मतलब भारत का जो आकार था, भारत की जो जनसंख्या थी, वो किसी बड़े देश से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी, उनके धर्म अलग थे। और आमतौर पर यही माना जाता था कि इतनी विविधता से भरा कोई भी देश कितने दिनों तक एकजुट रह सकता है। मतलब लोगों को ये शंका होती थी कि जहां पर इतनी सारी विविधताएं हो, वो बहुत दिनों तक क्या हो सकता है, एक साथ बंधा नहीं रह सकता है। तो देश की विभाजन के साथ साथ लोगों के मन में यह आशंका भी समा गई थी कि किस तरह से भारत के भविष्य को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हुए। और ऐसे में ये देखा गया कि यहाँ पर हर क्षेत्र के लोगों को
और हर धर्म के लोगों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधना और उनको एक साथ रखना, ये बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देने के बराबर होता। लेकिन क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा, मतलब छोटे मोटे लोगों को छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि बंटवारा जो हुआ था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर के हुआ था, और ये देखा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग धर्म थे, मतलब धर्म के आधार पे ये बंटवारा हुआ था। तो जो भारत में लोग थे उन्हें ये ऐसा लग रहा था कि ये तो हिंदुस्तान देश है, और पाकिस्तान में जो लोग रह रहे थे उनको भी ऐसा लग रहा था ये तो मुस्लिम देश है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ अन्य धर्मों के जैसे लोग थे, जैसे कि सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, उनको अनदेखा कर दिया जाए, फिर वो क्या करेंगे? तो ये सवाल लोगों के मन में चुभने से लग गए। तो भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए, ये सबसे पहला लक्ष्य था। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। जैसे अभी हमने पहले बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लोगों की एक सहमति थी, वो क्या थी? लोकतांत्रिक सरकार बनाने की। तो लोकतंत्र कायम करने का मतलब ये था कि हर धर्म, हर वर्ग, हर नागरिक को एक वोट देने का अधिकार देना, उन्हें मौलिक अधिकार देना, और हर नागरिक को मत देने का अधिकार देना। तो इसका मतलब ये, जब हर नागरिक को मत देने का अधिकार दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसको भारत का नागरिक माना गया। आपने पहले फर्स्ट ईयर में देखा होगा भारतीय मौलिक अधिकारों में कि किस तरह से हर वर्ग, हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति के लोगों के लिए एक विशेष स्थान रखा गया था, और भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक सभी समुदायों को विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान की गई थी। और यह भी देखा गया कि इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत और लोक कल्याण के लिए कुछ लक्ष्य को स्पष्ट कर दिया गया, जिन्हें राजनीति को पूरा करना चाहिए। अर्थात जो सरकार बनाए जाएंगे उनका उद्देश्य क्या होगा? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगली असली चुनौती थी हमारे लिए विकास की, क्योंकि विकास जब तक नहीं होगा तब तक हमारे लिए गरीबी समाप्त नहीं होगी। तो भारत जो है बहुत गरीब हो चुका था जिस समय यहाँ से ब्रिटिश सरकार गई। तो उस गरीबी से छुटकारा पाने के लिए किस तरह से कोशिश किया जाए, कैसे जिक्र किया जाए, ये सब किया गया। आजादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी, और इसे हम पहले अध्याय में इस पर ध्यान देंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा कैसे की गई जिन्होंने आजादी को एक संदर्भ प्रदान किया, और यह समझने में हमें मदद मिलेगी कि राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे पहले जो है चुनौती के रूप में क्यों उभर करके सामने आया। तो राष्ट्र के रूप में या राष्ट्रीय एकता के रूप में इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी जानेंगे, और आगे दो अध्यायों में, मतलब दो अध्याय का मतलब है अभी जो पहला चल रहा है ये, और इसके आगे दो और, ठीक है, उनमें हम केवल लोकतंत्र के बारे में और उसकी चुनौतियों के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि किस किस तरह से उनको चुनौतियां मिली और उसका सामना उन्होंने किस तरह से किया। तो आगे की चीजें अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इसमें से जो भी चैप्टर है, आपको जो भी पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है उससे आप जो है क्वेश्चन बना करके 1 नंबर का क्वेश्चन बनाइए और उसका आंसर लिखिए। ये आपको नोट्स की कॉपी में नहीं लिखना है बल्कि क्वेश्चन आंसर की कॉपी में लिखना है। अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे तो मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगी ग्रुप में, और उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद आंसर किताब से खोज करके ही लिखेंगे। और दूसरों बच्चों से भी आप जरूर कहिए कि 11 से क्लास आपकी स्टार्ट होगी, और जितना हो पाएगा धीरे धीरे करके ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा क्लास, और सभी बच्चे क्लास में जरूर आए। और अभी जो आपको पढ़ाया गया है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी इसी ग्रुप में। तो जो बच्चे नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, या मोबाइल नहीं है घर में, या जो भी परेशानी हो, लेकिन फिर भी आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर लाइव आते हैं तो भी देख सकते हैं, बाद में दोबारा देखना चाहे तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कल का टॉपिक है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। आप लोग को कुछ पूछना है?
किसी बच्चों को कुछ पूछना है? बोलो, जिसे पूछना है अपना ये माइक ऑन कर लीजिए और बोलिए क्या पूछना है। आवाज सुनाई दे रही है आपको? आप ऐसे भी पूछ सकते हैं अपनी माइक ऑन करके। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई जानकारी चाहिए? हेलो। नो मैम। हाँ बेटा बोलो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, क्या पूछना है आपको? भूमिका, कुछ पूछना है आपको? नो मैम। और भी जो बच्चे आपके संपर्क में हो उनसे क्लास में आने के लिए कहिएगा, ठीक है? यस मैम। हम्म। ठीक है बेटा, ओके। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम क्लास ओवर हो गई? हाँ बेटा, ऐसे एक एक पैराग्राफ, एक एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ, ये टॉपिक तो स्कूल में भी पढ़ा दिया था मैंने, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं आए थे उस दिन, केवल 15 बच्चे ही स्कूल में आए थे, इसीलिए आपको दोबारा फिर से स्टार्ट किया है। ओके। ठीक है। थैंक क्या गॉड बेटा, मेरी क्लास हो हो गई गई। आपकी?